नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएचयू का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है और बीएचयू के दो संकाय कला संकाय और सामाजिक विज्ञान संकाय, आर्ट्स फैकल्टी एंड सोशल साइंस फैकल्टी, जो बीएचयू की सबसे बड़ी संकाय है और सबसे ज़्यादा संख्या में छात्र यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो यह बोल सकते हैं कि आपका जो एडमिशन प्रक्रिया होती है बहुत ही लंबी चलती है। बहुत सारे छात्र, हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ पर आते हैं और उसके बाद उनका एडमिशन प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। तो आज हम कुछ जो ज़रूरी बात हैं उनके बारे में पहले तो बात करेंगे और आपको सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, क्या होता है वो सब्जेक्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको नए होंगे, जैसे कि अभी हम 12th तक में होते हैं तो हमको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बस यही सब्जेक्ट पता होता है। अब जब आप कला संकाय और सामाजिक विज्ञान संकाय में आए हैं तो हज़ारों के देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नंबर अब संख्या में 117, 120, 125 आर्ट्स में लगभग कॉम्बिनेशन है, 28 कॉम्बिनेशन सोशल साइंस में है। तो इतनी बड़े संख्याओं में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के आप थोड़ा विचलित हो गए होंगे, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, कौन सब्जेक्ट अच्छा है क्या नहीं है। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट नए होंगे, टीटीएम, एचओए क्या होता है, टीटीएम क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, जापानीज़ कैसा सब्जेक्ट है, फ्रेंच लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने तो ऐसा अब तक कभी पढ़ा नहीं है। तो बहुत सारे तमाम सवालों के हम जवाब यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि बीएचयू का जो ये अगला प्रेफरेंस एंट्री सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म है 2018 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रेफरेंस एंट्री फॉर रेगुलर सीट। तो मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ कि रेगुलर सीट और पेड सीट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र है, किसी का नंबर कि मान लीजिए उनका रेगुलर सीट पे नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 116 तक आपका रेगुलर फ़ी पेमेंट 116 नंबर पे कोई 200 नंबर का मार्क्स है और 116 नंबर पे 200 नंबर का मार्क्स है, आपने 116 नंबर तक रेगुलर फ़ी पेमेंट पे हुआ, रेगुलर होता है। उसके बाद एक आता है पेड सीट। पेड सीट का मतलब मान लीजिए आपका 115 नंबर रहा, ठीक है ना। आपका 115 नंबर है तो आपको 115 नंबर एडमिशन तो नहीं हुआ, 116 वाले को हो गया, तो आपको पेड सीट पे मौका दिया जाता है। आप उस सीट के लिए हायर ज़्यादा पैसा पे करते हैं। तो जैसा कि कला संकाय का रहा है कि 10,000 रुपये का अब डीडी लिया जाता है, ठीक है ना। आप ये सब आएंगे टेक्निकल चीज़ें, थोड़ा हमारा जो जानकारी है आपको अब एडमिशन के समय ही पता मिल जाएगा, आपको फैकल्टी यहाँ पे टीचर आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर सीट और पेड सीट दोनों बातें क्लियर हो गई। फिर आता है एफिलिएटेड कॉलेज, जैसे बहुत सारा है। तो डीएवी होता है जो बॉयज़ के लिए है, जो कबीर चौरा के पास है। लड़कियों के लिए बहुत 3 एमएमबी है, एएमपीजी है जो चेतगंज में है। एमएमबी एचयू के अंदर ही है कैंपस। आप अगर आप यहाँ पर आए होंगे कभी भी तो आपको पता होगा कि महिला महाविद्यालय है, तो वो हो गया, ठीक है ना। एमएमबी होता है, ठीक है ना। एमएमबी हो गया, ठीक है ना। एमएमबी हो गया। तो इन सब बातों को आप देख सकते हैं। तो एएमपीजी है, एएमपीजी मतलब आर महिला पीजी कॉलेज, एएमपीजी चेतगंज में है, ठीक है ना। ये बीएचयू का सब अफिलिएटेड कॉलेज है, थोड़ा सा फीस यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो प्रेफरेंस एंट्री और सारा प्रोसेस जो होता है बीएचयू ही रेगुलेट करता है, सभी मॉनिटरिंग बॉडी बीएचयू ही होती है। ये सब बस अपना डिग्री देते हैं, ठीक है ना। आपको बीएचयू का ही डिग्री मिलता है। तो अब हम आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और एक जरूरी जो सूचना मेरी तरफ से है कि जो भी छात्र अगर आते हैं काउंसलिंग अगर ऑनलाइन करा रहे हैं, अगर वो दूर दराज के हैं तो ऑनलाइन करा लें बैठे बैठे घर। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं है अंडरटेकिंग फॉर्म दे के उसको सबमिट कर दें तो ऑनलाइन करा सकते हैं। और जो भी छात्र अगर बीएचयू के पास हैं, आसपास के हैं, चंदौली, गाजीपुर इधर के हैं, आजमगढ़ क्षेत्र के हैं या दूर के भी हैं, अगर उनको आने का मन हो रहा है, सुविधा है, उनके पास साधन है, परिवार के सदस्य के साथ आ रहे हैं तो आ सकते हैं, यहाँ बीएचयू में घूम सकते हैं। तो ऑफलाइन जो भी छात्र आ रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना है कि जो भी डेट लिखा रहता है, जिस डेट पे लिखा रहता है उस डेट को आपको आना है, सारे डॉक्यूमेंट लेते आने हैं। आपका जैसे कॉल लेटर हो गया, फिर उसके बाद फ़ोटो हो गए, आधार कार्ड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10-12 के मार्कशीट हो गए, टीसी हो गया, टीसी हो गया, सीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया। यूपी बोर्ड के छात्र ध्यान दें कि आपको माइग्रेशन नहीं मिलता है तो आप चिंतित ना हो। माइग्रेशन जैसे सबसे आपसे माइग्रेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। आप टीसी और सीसी दे सकते हैं। और जिनका आय जाति होता है आय जाति अपना दे देंगे, ठीक है ना। अब नया दें, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनको एक ज़रूरी सूचना यह भी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसको भी ला के सबमिट कर देना होगा। अगर आप अभी ऐसा है कि कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं भी लाते हैं तो आपका काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाती है, पर 31 जनवरी 2022 तक आपको उसको लाकर जमा करना होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस बना कर रखिएगा। मैं इसमें एक एक बिंदुओं को पूरा पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ करने का, जैसा कि आपने पिछले में हर वीडियो में
आपने भी जितना रिस्पांस दिया है, मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और पूरी वीडियो को आखिरी तक देखने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि यह पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप आधा अधूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। कुछ कुछ जैसे चीज़ सबसे जो आपको नए लग रहे होंगे, एक तो ऑनर्स क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप अदर यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो अगर कॉलेज में होंगे जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई कॉलेज है, कोई महाविद्यालय गाँव का, तो वहाँ पे ऑनर्स जैसे कि मैक्सिमम नहीं देते हैं। वहाँ पे बीए प्रोग्राम होता है, आपको 3 सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, 2 सब्जेक्ट को तीनों साल पढ़ना होता है और फिर लास्ट में तीसरे साल में 2 सब्जेक्ट पढ़ 1 सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है बीए प्रोग्राम का नियम। पर बीएचयू का जो है, बीएचयू जैसे जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ऑनर्स चलता है। तो ऑनर्स मतलब ये होता है कि आपको एक सब्जेक्ट पहले दे दिया जाता है। जैसे मान लो ऑनर्स आपका जियोग्राफी आपने ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, ठीक है ना। तो आपको ये 3 साल पढ़ना होगा। ऑनर्स जब आपने जियोग्राफी ले लिया तो ऑनर्स जैसे मान लीजिए आपने जियोग्राफी ले लिया, ठीक है, ऑनर्स हो गया, ऑनर्स अपने ऐसे हो गया ऑनर्स, बी ऑनर्स जियोग्राफी, ठीक है ना। या सोशियोलॉजी, कोई भी जो लड़का सोशल का लड़का देख रहा होगा तो सोशल के लिए जियोग्राफी या सोशियोलॉजी कुछ भी ले लिया आपने। तो ऑनर्स ये टैग लग गया, मतलब आप 3 साल इसको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ 2 कोर सब्जेक्ट मिलते हैं। कोर सब्जेक्ट मान लीजिए आपको मिल गया इंग्लिश मिल गया और इसके साथ आपको हिंदी मिल गया, ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी मिल गया, ठीक है ना। तो आप इन 2 को, इंग्लिश और हिंदी को 2 साल पढ़ेंगे और इसको 3 साल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गया। तो ये ऑनर्स होता है कि ऑनर्स आपको पहले ही होता है। जैसे अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको थर्ड ईयर में भी 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता था। फिर बीएचयू में क्या होता है कि थर्ड ईयर में बस आपको अपने ऑनर्स मतलब वही सब्जेक्ट बस पढ़ना होगा, आपको फर्दर उसी की डिग्री दे दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ऑनर्स सब्जेक्ट समझ में आया होगा कि क्या होता है, ठीक है। फिर आप क्या होता है कि इतने 120 से ज़्यादा प्रेफरेंस एंट्री है, 120 से ज़्यादा, 120 से प्लस में एक एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट भी आ चुका है इस समय बीएचयू में। शिक्षा शास्त्र जो होता है एजुकेशन का, वो भी आ चुका है बीएचयू में। तो एजुकेशन का भी आपको देखने को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो कुछ कुछ बातों में हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर होगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो 2 चीज़ें हैं। तो आपको पहले तो जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है पहले से आपने डिसाइड कर लिया होगा, किसी सीनियर से, किसी कोई बीएचयू में पढ़ने वाले छात्र से, या कोई दीदी भैया दूर के दराज के लगते होंगे, आप उनसे भी अपना हिताई निताई जोड़ के कहीं न कहीं से आ ही गए होंगे कि आपको बीएचयू किसी न किसी तरह से नाम जान गए होंगे। अगर आप एकदम नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी है, और अगर जानते हैं तो भी। तो आपने कुछ चीज़ें डिसाइड कर लिए होंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है। जैसे कोई लड़का होगा जिसका मैथ बैकग्राउंड रहा है 12th में, तो उसके लिए एक बात मैं बता दूं कि उनके लिए एक सुविधा होती है, बीएचयू देता है कि मतलब उसमें सुविधा नहीं, वो ईएमएस ले सकते हैं। ईएमएस ग्रुप ये हमारे कैंपस आर्ट्स फैकल्टी के सबसे अच्छे होनहार छात्र होते हैं, इनका बहुत अच्छा नंबर आता है। ये ई मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इको, एम मतलब मैथमेटिक्स, एस मतलब स्टैटिक्स, ठीक है ना, सांख्यिकी, गणित और अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो ये ईएमएस ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। एकदम जान लीजिए डिट्टो एकदम टू बोल सकते हैं कि आपको बीएससी का सिलेबस पूरा पढ़ना होता है। आपको हल्के में ना लें, एकदम आप फेल भी हो जाएंगे अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत सारे छात्रों का बैक भी लग जाता है। तो आपको BA+BA/BSc जैसा समझे तो मतलब आता है। मतलब क्या हो गया, बीए होता है बीए बीएससी, ठीक है ना। जैसे ये मतलब पेपर को आप आसान नहीं सोचेगा कि बीए आर्ट्स कर रहे हैं आप, ईएमएस ले लेते हैं मतलब स्टैटिक्स ले लेते हैं ऑनर्स, तो आपको हल्का में हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा के हटा दिया जाएगा। नहीं, आपको वहीं अकाउंटेंसी की बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर इकोनॉमिक्स है तो वहीं माइक्रो पढ़ना पड़ जाएगा, और ठीक है ना। और मैथ है तो वहीं आपको कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन सारा चीज़ पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसको हल्के में नहीं लें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैं ऐसा इसको लें, अच्छे से पढ़ें अगर इंटरेस्ट आपका मैथ में है तो, ठीक है। आगे अब आ जाते हैं, अगला बात हम कर लेते हैं जियोग्राफी का। तो जो छात्र अगर जियोग्राफी इनको जो पहले चूज कर लिए यूपीएससी जैसे बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम में देना चाहते हैं, उनका मन भी है, पर्सनली मन है आके इकोनॉमिक्स जियोग्राफी से पीएचडी करने का, नेट जेआरएफ करने का, तो भी जियोग्राफी को ले सकते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। आपको एक जानकारी ये भी दे दूँ कि BA/BS/BSc लिखा होता है जियोग्राफी के पेपर में। तो जियोग्राफी का पेपर ऐसा होता है। जियोग्राफी बहुत ही शानदार पेपर, जियोग्राफी बहुत अच्छा शानदार डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको घूमने को भी मिलता है, आपको टूर भी कराया जाता है। मतलब हालांकि कोविड के दौरान भी तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करने को पड़ जाते हैं। तो इसका डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट के बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रो देना स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको प्रेफरेंस एंट्री कैसे भरने हैं, पहले तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है पहले आप उसको पहले रखें। जैसे मान लीजिए मेरे को जियोग्राफी अच्छा लग रहा है तो पहले
प्रेफरेंस 1 में जियोग्राफी रख लिया। फिर जियोग्राफी से सब्जेक्ट जो भी जुड़े सब्जेक्ट मतलब जियोग्राफी अब ले लिए, इसका हिंदी हो गया, इसी में बगल में इंग्लिश हो गया, इस वाला ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया। जियोग्राफी संस्कृत वाला कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स वाला कॉम्बिनेशन, इस तरह से कॉम्बिनेशन जो मिलते हैं आप उसको ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए कोई छात्र हैं, यहाँ पे देखिए जियोग्राफी, पहले तो ऑनर्स जिनको जियोग्राफी अच्छा लगता है तो यहाँ पे लिखा ना, देखिए BA ऑनर्स जियोग्राफी, देख सकते हैं BA ऑनर्स जियोग्राफी लिखा ना, तो इनको मतलब जियोग्राफी पसंद है। तो ऑनर्स में पहले जियोग्राफी ले लिए, उसके बाद इंग्लिश ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले लिए, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए जियोग्राफी, ये फिलॉसफी, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो जो आपको सब्जेक्ट पहले अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लगा, पहले उसको ऑनर्स चूज करिए, फिर उसको ग्रेजुअली नीचे करिए। फिर आप अपना एरिया पे इंटरेस्ट देखिए नीचे कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए जियोग्राफी को यहाँ पे इन्होंने भर दिया है, फिर उन्होंने स्टैटिक्स पढ़ दिया है, ठीक है ना। स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स का ग्रुप भर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स, देखिए EMS में क्या है, एक जगह स्टैटिक्स क्या है, यहाँ पे स्टैटिक्स आपको ऑनर्स ग्रुप में मिला है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ग्रुप में मिला है, ठीक है ना। तो EMS में आपको ऊपर नीचे होता है, जैसे कहीं इकोनॉमिक्स में EMS है तो EMS वाले ग्रुप में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स कहीं आपको मतलब कोई में आपको ऑनर्स ग्रुप में मिल जाएगा, किसी मैथमेटिक्स मिल जाएगा, पर दोनों सब्जेक्ट ऊपर नीचे करते रहेंगे। कहीं इसमें ये ऑनर्स हो जाएगा तो कोई ऑनर्स हो जाएगा, इसी तरह से प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टैटिक्स यहाँ पे ऑनर्स हो गया है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, पर कोर सब्जेक्ट देखिए मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैटिक्स हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप अपने अपने एरिया पे इंटरेस्ट के अनुसार, और मैं खासकर एक बात मैं जोर दे देता हूँ कि कोई आर्ट्स से आया हुआ है, 10-12 में आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो EMS ग्रुप को ना ले। बहुत आपको मेहनत करना पड़ जाएगा, आप दूसरे सब्जेक्ट में उतना मेहनत करेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। पर अगर आपका बहुत ही मन ही है तो आप उसको ले सकते हैं, पर बाद में आपको यही होगा कि जैसे एक मेरे मित्र ने ले लिया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उनको बाद में फिर से किसी तरह से उनका फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज हुआ। उनको लगा शुरू में कि बहुत हुआ है, उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो बाद में उनको बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ गया था, ठीक है। तो पहले से आप सजग रहें, ध्यान दें, आपको भी चीज़ें बताई जा रही हैं इसलिए कि सुविधा है, उस समय उतने में ज़माने में उसमें इतना सुविधा नहीं था, इतने यूट्यूब नहीं थे, आज आपको बताने वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद AISC सब्जेक्ट एक आता है। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको एक इंट्रो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि AISC क्या होता है, AIHC आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा ना, एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है। तो आपको ये फैकल्टी बहुत अच्छी है, BHU की बहुत ही अच्छा संग आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं इसमें भी, और आपको यहाँ पे नंबर भी बहुत बढ़िया मिलता है। मतलब अगर आप ठीक ठाक लिख देंगे तो 100 में से 90 नंबर मिलने का चांस रहता है, और छात्र हम लोग के साथ में पाए भी हुए हैं, ठीक है ना। आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो AISC में क्या है, ये वो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री जैसा ही होगा, तो हिस्ट्री है पर एंशिएंट है। एंशिएंट मतलब वही चोल वंश, चालुक्य वंश, वही वाला पूरा पढ़ेंगे, पूरा प्राचीन इतिहास को, पूरी प्राचीन संस्कृति को, पूरा गौतम बुद्धा से लेके जैनिज़्म, बुद्धिज़्म सारा पढ़ते जाएंगे आप। बहुत अच्छा इसका होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा इसका फैकल्टी भी है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। तो अगर इनकेस आप अगर इस फील्ड में AISC में आप नेट JRF देना भी चाहते हैं, आगे MA करना चाहते हैं, तो इसके यह फैकल्टी बहुत ही अच्छा है, और आप ऐसे इसको ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट भी स्कोरिंग है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। तो AISC वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे देखा इन्होंने भरा हुआ है, AISC का देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरा हुआ है, AISC करके। AISC हो गया, इंग्लिश हो गया, फिलॉसफी हो गया, ठीक है ना। तो और दूसरी बात मैं फिलॉसफी बता दूं कि बहुत सारा सब्जेक्ट लोग बहुत फिलॉसफी लेता है। जैसे जो भी लड़का UPSC की तैयारी करना चाहता है, अपने आप को डेडिकेटेड मानता है कि UPSC की तैयारी करता है, तो जो आर्ट्स कला संकाय में तो उतने अच्छे प्रेफरेंस एंट्री नहीं मिल पाते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स में, कला में मतलब बहुत सारे लैंग्वेज डिपार्टमेंट आता है, सोशल में बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट बहुत प्यारा होता है। यहाँ भी बहुत सब्जेक्ट अच्छा है, पर इसमें जैसे कि आपको उतना, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लैंग्वेज आ जाता है, तो उसमें उतने अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिल पाते हैं। अगर आप UPSC स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो पर इसके लिए भी आपको एक रास्ता क्या है कि आप जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, AISC ले सकते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, लिटरेचर का सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आपको आसानी हो गई। तो मैं फिलॉसफी के बारे में बता दूं, मैं फिलॉसफी मैंने पढ़ा है 2 साल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो आपको खासकर इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा है यहाँ पे फैकल्टी है, बहुत अच्छा आपको सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है। आपको नंबर तो मतलब मान के चलिए जो बच्चा बहुत अच्छा लिखता है उसको 100 में से 65, 68, 67 नंबर तक आते हैं। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। अरे सॉरी, 100 में से कह रहा हूँ, 70 में से। यहाँ पे 30 नंबर का सेशनल होता है, जो आपका टेस्ट टाइप का होता है, जो आप लोग अभी तक 12th में टेस्ट देते रहेंगे अपना, उस तरह से 30 नंबर का टेस्ट होता है, 70 नंबर का एग्जाम होता है, थियरी पोर्शन होता है। तो 70 में 67 नंबर, 68 नंबर, माफ़ी चाहूँगा पिछली बार जो मैंने 100 में बोल दिया था, 70 नंबर में उसको करेक्शन कर लेंगे। 70 में 67 नंबर, 68 नंबर, 65 नंबर तक छात्र लाते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और अपने UPSC के इसके लिए तैयारी की भी लड़के इसके लिए कर रहे हैं, फिलॉसफी लेकर आज। अच्छा बहुत अच्छा उनका मतलब क्लास भी बहुत अच्छा भी चलता है यहाँ का फैकल्टी का, फिलॉसफी का।
ठीक है। तो ये फिर मैंने फिलॉसफी के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आता है एक HOA, एक हिस्ट्री ऑफ आर्ट करके एक सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट दिख रहा होगा। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट को भी समझ सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री जैसा ही है। इसमें थोड़ा बहुत मूर्ति कला, वास्तुकला के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भारत कला भवन है BHU में, अगर आप विजिट करें, अगर आप आएँ तो भारत कला भवन भी जाएँ। भारत कला भवन, भारत कला भवन, ठीक है ना। ये BHU में, आप लंका के जब आएंगे BHU के एंट्री लेंगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं, तो भारत कला भवन दूसरे चौराहे पे मिल जाएगा। तो ये भारत कला भवन में आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड से लेके जो जैनिज्म बुद्धिज़्म से लेके उनके जो बहुत सारे वास्तुकला हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो अन्य नाट्य शास्त्र के जो मूर्तियाँ रहती हैं, वो सब बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। अलग अलग डायनेस्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा संग्रहालय है, उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ रखेंगे। तो HOA में आपको वही सब पढ़ना होता है, उसके बारे में अध्ययन करना होता है कि कब से मूर्ति कौन सी किस काल की मूर्ति रही है। तो ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अगला बात कर लेते हैं, अगला एक है लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट का। तो लिंग्विस्टिक्स जैसे होता है भाषा विज्ञान, इसमें आप भाषाओं का साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई है, ये दूसरी भाषा से कैसे रिजेंबल करते हैं, मतलब उसकी समानता क्या है, डिफरेंस कैसे है, ठीक है ना। तो उसके उत्पत्ति उद्भव से लेकर उसके पूरे विकास तक में कि आप पूरा अध्ययन करते हैं। तो आप एक लिंग्विस्टिक्स अगर जो भी सब्जेक्ट कोई ले रहा है, जो डर रहा है लेने से, मैं बता दूँ कि लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ की मैं मानता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में पूरी फैकल्टियों में सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर मुझे लगता है, बहुत ही प्यारा संकाय है, आप इसको लें। अगर कोई पर एक चीज़ बात ध्यान लें कि लिंग्विस्टिक्स में छोटे में स्कोप नहीं है। UG करके अगर आप लिंग्विस्टिक्स ले रहे हैं तो ना लें। PG और उसके बाद PhD करना चाहते हैं तो आप उसके लिए लें। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, इसमें IIT BHU में भी आपका IIT जो BHU है, IIT BHU हो गया, IIT BHU हो गया, IIT मद्रास हो गया, आप IIT मद्रास हो गया। तो उसमें आपको यहाँ पर यहाँ मतलब अगर आप PhD करते हैं तो इन फ्यूचर अपने आप को देख सकते हैं इन संस्थानों में, ठीक है ना। तो IIT BHU, IIT मद्रास ऐसे संस्थान में भी लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का बना हुआ है विभाग, वहाँ पर है। तो अगर आप इन फ्यूचर अपने आप को टीचिंग एजुकेशन में अपने आप को बड़ा ब्रॉड वे में देखना चाहते हैं तो इसको लें। यहाँ का संकाय बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, और टीचर तो आपको दिल छू लेने वाले टीचर हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने इसको लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 साल पढ़ा है, बहुत ही प्यारा संकाय है। तो मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि आप ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं। और अगला आ जाता है जैसे कि TTM, जैसे कि एक सब्जेक्ट है TTM, जैसे आप ट्रेवल एंड टूरिज्म देख सकते हैं। TTM ट्रेवल एंड टूरिज्म में हमें, जैसे आपके नाम से पता होगा ट्रेवलिंग क्या होता है, ट्रेवलिंग के बारे में आपको हर जगह अलग अलग स्थान के बारे में बताया जाता है। तो TTM ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो TTM में बहुत सारे छात्र पढ़ते भी हैं, अच्छा है विभाग इसका भी, ठीक है ना। तो TTM हो गया। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ, उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है ना। एक ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ऑफिस मैनेजमेंट करके। तो जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑफिस मैनेजमेंट, यहाँ पे 63 नंबर का, यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट देख सकता होगा। यहाँ पे ये देखिए ऑफिस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि 2018 का काउंसलिंग का किसी बच्चे का ये है, तो 2018 का है तो ये मिट गया है। यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो ऑफिस मैनेजमेंट के लिए मैं बता दूँ कि ये अगर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं क्या कि हम लोग अभी जिस दृष्टिकोण में होते हैं, हम लोग कभी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, यही सब सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और ये सब नाम सुने होते हैं तो हमको लगता है यही सब में दुनिया है सारा। मैं बता दूं कि ऑफिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके जैसे कि आप बाहर में ADCA O लेवल करते हैं तो उसके ही समतुल्य लगभग हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहला चीज़ क्या सिखाया जाता है आपको, कंप्यूटर के बारे में बेसिक से लेके फर्स्ट जनरेशन से लेके आपको बहुत हाई लेवल तक आपको एक्सेल क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, बहुत सारा चीज़ ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में कुछ सारा चीज़ बता दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया जाता है, जितने ऑफिस होते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपको बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या सिखाया जाता है आपको, स्टेनोग्राफर, जो जैसे SSC स्टेनोग्राफर जो होते हैं कि वो उनकी बहुत सारी पोस्ट आती है, उन सब के बारे में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, अच्छे से क्लास चलती है इसकी विधिवत। आप जो बाहर कोचिंग करेंगे इसकी बहुत सारा हाई फी लगता है, 10,000 12,000 उसकी फ़ी दे देंगे, इसकी डिग्री की बहुत वैल्यू है। BHU में मात्र आप सोचिए कि 1982 रुपया दे के ऐसे ऐसे कोर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 1982 रुपये में मात्र ऐसे ऐसे कोर्स आप पढ़ते हैं। ये बाहर जो कि 10,000 20,000 लोग लगा देते हैं, और BHU की डिग्री की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। तो ऑफिस मैनेजमेंट आप ले सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है, आप भटके हुए हैं कि आपको क्या लें, आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं कि जो ही 3rd ईयर पास हुए और मेरे हम जॉब पा लें, तो ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। SSC स्टेनो का वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, APS की तैयारी कर सकते हैं। अदर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ स्टेट वाले में आपकी वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर की, तो आपको स्टेनो अगर सीखना है, अच्छे से सीखना है तो आप इसको ले सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें भी।
ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये सब अच्छी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। और एक बात और, जो आप जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज देख रहे होंगे, मैं अब नीचे आता हूँ, जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा आपको देखने लगेगा, जैसे जापानीज़ है, फ्रेंच है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे फ्रेंच लिखा नहीं, यहाँ पे फ्रेंच आपको देखने को नीचे मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा रसियन है, जैसे ना, ठीक है ना, रसियन है, जैसे यहाँ पे रसियन है, कोरियन मिल जाएगा, पाली मिल जाएगा। जैसे कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज है, मैं फॉरेन लैंग्वेज, एक इंडियन लैंग्वेज होता है, जैसे कि मान लीजिए इंडियन लैंग्वेज क्या हो गया, तमिल हो गया, उर्दू हो गया, ये सब जो थोड़ा इंडियन लैंग्वेज में आ जाता है। पर फॉरेन लैंग्वेज की बात करेंगे आप जब, तो जैसे कि रसियन हो गया, कोरियन हो गया, ठीक है ना, जापानीज हो गया, इन सब लैंग्वेज का मैं बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये भी सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप समझें कि इनकी वैल्यू इतनी है कि इनकी प्लेसमेंट सेल आती है। अगर आप यूजी करके पास आउट हो जाते हैं तो कोई भी आपको नौकरी इस ज़माने में मुश्किल है। पर आप अगर इन सब, और जैसे कि फ्रेंच ले लेते हैं, कोरियन ले लेते हैं, जर्मन ले लेते हैं, जापानीज ले लेते हैं, तो आपको प्लेसमेंट सेल आती है बीएचयू में। बीएचयू में प्लेसमेंट सेल आती है, ध्यान से सुने, प्लेसमेंट सेल क्या आती है, प्लेसमेंट सेल किसकी आती है भाई, तो प्लेसमेंट सेल की मैं बता दूं कि प्लेसमेंट सेल आप समझ सकते हैं, जैसे कि आईटी कंपनीज में आती है प्लेसमेंट सेल, वैसे आती है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में जानते हैं कि इनकी इतनी बड़ी रेंज है, हर हर देश में इनकी एम्प्लॉय हैं, तो इनके लिए अलग अलग भाषा में डिकोड करने के लिए उनको चाहता है कि वो भाषा को वहाँ सीखे, अच्छे से जानकारी। तो जो कोरियन, जापानीज इन बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, 50-60 हज़ार तक उनको सैलरी देते हैं शुरू में ही। आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, अच्छे से अगर इंटरव्यू चला गया तो आपको ले जाएंगे और आपको अच्छे से सैलरी देंगे, अच्छा पैकेज मिलता है। तो आप सोचिए कि बीएचयू जैसे संस्थान में पढ़ के मात्र 2,000 रुपया फीस दे के आप 50-60 हज़ार रुपये तक की सैलरी पा सकते हैं। आप, इतनी क्षमता होती है यहाँ के बच्चों में। तो आप अगर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मानता हूँ कि आपको शुरू में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी सब भाषाओं को सीखने में। पर वास्तविकता यही है कि अगर आप जब सीख लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप अच्छे से एंजॉय करेंगे इसको, पढ़ाई को, ठीक है। तो यह एक वीडियो था आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, आपको समझाने की जानकारी देने वाला था। और एक बात और जो ज़रूरी महत्वपूर्ण इस चैनल से जुड़ी हुई है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर इन केस भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, आज के समय में देख सकते हैं कि बहुत सारे छात्र जो है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो बीएड एक शब्द जो है, बीएड बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। आज के छात्र, आज के समय में देखेंगे तो बीएड करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। बीएड करने वाले छात्रों की संख्या में बीएचयू में ही लगभग अब 30 से 35 हज़ार छात्र बीएड का फॉर्म भरते हैं। आर्ट और ह्यूमैनिटी में, सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में लगभग 30 से 35 हज़ार छात्र बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कम सीटें में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। तो जैसे जामिया हो गया, डीयू हो गया, और स्टेट यूपी गवर्नमेंट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में आप देखेंगे आज सीटें भर रही हैं, बीएड की सीटें खाली नहीं जा रही हैं। प्राइवेट कॉलेज की जहाँ 52-53 हज़ार फीस है, तो बीएड का एक डिमांड है। तो ऐसे में मैं आपको इतना जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, अगर मान लीजिए आप संस्कृत ऑनर्स ले रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत अगर ऑनर्स ले रहे हैं, संस्कृत ऑनर्स ले रहे हैं, ध्यान दें, संस्कृत ऑनर्स ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इन केस अगर आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी से अगर आप हिंदी ऑनर्स ले रहे हैं, सॉरी, हिंदी ऑनर्स ले रहे हैं, हिंदी ऑनर्स ले रहे हैं, अगर हिंदी ऑनर्स मतलब हिंदी ले लेते हैं, जैसे इंग्लिश ले लेते हैं, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं हिंदी के साथ इंग्लिश ले लेंगे और एआईएससी ले लिए, ठीक है ना, एआईएससी ले लिए। तो ये ध्यान रखें कि हिंदी के साथ संस्कृत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करें जो हिंदी के साथ संस्कृत रहे, उसको ऊपर रखें, ठीक है ना। ध्यान दें, हिंदी के साथ संस्कृत वाला ही कॉम्बिनेशन ऊपर रखें, क्योंकि अगर आपको मिले तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिले जिसके बाद परेशानी ना हो। ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से खुद ही हिंदी के साथ संस्कृत मैंने नहीं लिया, तो आज मुझे जैसे कि राशि टंडन संस्थान से 2 साल का फिर से डिप्लोमा करना पड़ जा रहा है, क्योंकि आप बाद में एलिजिबल नहीं होंगे। अब इस समय आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो ही आप टेट सीटेट क्वालिफाई करके जो ही वैकेंसीज में क्लियर करेंगे, अपने सीटों के लिए लड़ेंगे, तो ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिया जाएगा। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लिखा होता है, ब्राउचर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि हिंदी के साथ 2 साल तक ग्रेजुएशन में या आपका 12th में संस्कृत होना अनिवार्य होता है। ध्यान दें, 2 साल तक ग्रेजुएशन में पढ़ लें, या तो अगर आपका 12th में संस्कृत है तो ठीक है, ठीक है ना। तो बात ध्यान दें, हिंदी के साथ संस्कृत, जो भी छात्र अगर 12th में संस्कृत नहीं लिए हैं वो ग्रेजुएशन में संस्कृत ले लें, नहीं तो बाद में उनको अगर बीएड करेंगे तो फिर से उनको 2 साल फिर से भटकना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि मैं बीएचयू में संस्कृत में गणित जैसा नंबर, मतलब आप जितना लिखेंगे उतना 100, मतलब अगर आप 70 में 69 नंबर तक यहाँ पे लड़कों का आया है, 70 में 69 68 तक बच्चों का नंबर आता है, गणित जैसा नंबर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छी है। अगर आप संस्कृत ऑनर्स लेते हैं, संस्कृत, ध्यान दें, संस्कृत ऑनर्स लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत ऑनर्स वालों के साथ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप संस्कृत के बाद में टीचर बनते हैं तो उनको हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत जाना जरूरी है,
ये नियम बन गया है यूपी गवर्नमेंट में खासकर। तो हिंदी के साथ संस्कृत, आपका हिंदी प्लस संस्कृत रहना चाहिए, आपका 12th में संस्कृत रहना चाहिए या ग्रेजुएशन में संस्कृत रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखें, पूरा समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाएगा तो हमारे दिए गए नंबर पर हमको मैसेज करें और हम आपको बता दें कि इस समय आपके काउंसलिंग का समय आ गया है। अगर आपको कोई भी समस्या लगता है तो हमको हमारे दिए गए नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आपको अगर कॉल नहीं उठता है तो जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का हम लोग पूरी टीम कोशिश कर रही है। आपको जो भी असुविधा हो रही है उससे हमको साझा करें, हमको बताएं। और एक बात और, जैसे बहुत सारे छात्र, एक इन्फॉर्मेशन और भी देना है कि जो भी छात्र अपना काउंसलिंग करा लिए हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करा लिए हैं, मतलब उनका अगर 20 तारीख को डेट है तो अगर वहीं अभी अभी अपना काउंसलिंग करा लिए हैं तो उनको मैं बता दूँ कि 20 तारीख से पहले आपका पेमेंट लिंक नहीं आने वाला है। और जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनका भी, और जिनका नहीं हुआ है उनको लिए मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 20 तारीख को काउंसलिंग होना था, ऑनलाइन 20 तारीख को डेट आया हुआ है कॉल लेटर पे, पर आपने अभी अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और आपके किसी पास पड़ोस के, आस पड़ोस के लड़का हो या कोई दूर दराज का कोई मित्र हो, उनका वेरिफिकेशन हो गया, तो आप चिंतित ना हो। 20 तारीख ही वो डेट लाइन है, 20 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। उनका पहले हो गया तो हो सकता है उनका हो गया हो, पर आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, अपने तरफ से पोर्टल को चेक करते रहें। 20 तारीख के बाद अगर नहीं होता तब परेशानी हो, तब पैनिक होने वाला सवाल है। ठीक है, तो आपको ध्यान दें, जैसे मान लीजिए किसी छात्र का 20 तारीख को काउंसलिंग होना था, 20 दिसंबर को, और बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि 18 तारीख को, 16 तारीख को, 15 तारीख को या 12 तारीख को अपना काउंसलिंग करा ले रहे हैं। उनका कुछ दिन में, 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है, दिखाने लग रहा है। तो आप परेशान ना हों, आपका 20 तारीख ही ये डेडलाइन है। इसके बाद 20 के बदले 21 जो ही होगा उसके बाद ही पेमेंट लिंक आएगा। ये नहीं कि आपका पहले ही हो गया वेरिफिकेशन तो आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और पेमेंट लिंक सबको एक ही साथ भेजा जाता है, बहुत सारे छात्रों को, ठीक है ना। एक पहले रिजल्ट बना लिया जाता है किनको किनको भेजना है, फिर उसके बाद ही भेजा जाता है, ठीक है। और पेमेंट 24 घंटे के लिए होता है। और बहुत सारे छात्रों का एक सवाल और था कि मान लीजिए सर मुझे अगर, जैसे एक बात और मैं और जोड़ देता हूँ कि बहुत सारे छात्र जैसे बोलेंगे कि इसी काउंसलिंग के बेसिस पे ही आपको डीएवी, एमएमबी, चाहे एएमपीजी, चाहे कोई कॉलेज मिलेगा, आपको जो आता रहता है, जो काउंसलिंग जो डेट आएगा इसी तरह से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरेंगे तो वहाँ भी इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। आर्ट और सोशल बटा रहता है, ठीक है। तो यही काउंसलिंग का बेसिस होता है। और मान लीजिए बहुत सारे छात्रों को एक सवाल ये आ रहा था कि सर मान लीजिए हमको एएमपीजी मिल गया, कोई छात्रा बोल रही थी कि एएमपीजी हमको मिल गया, तो सर हमको एमएमबी में लेना था, हमको लेना है एमएमबी में, पर सर हमको वही मिल जाएगा। अगर एएमपीजी मिल गया तो सर हम पेमेंट जब एमएमबी मिल जाएगा तब करेंगे, नहीं, आपको एएमपीजी मिल गया तभी आप पेमेंट कर दें। अगर आपका अपग्रेड होना रहेगा, जब अपग्रेड होगा तो एमएमबी मिल जाएगा, और आपका जो भी ज़्यादा पैसा लगा रहेगा आपको बाद में दे दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। उनके पास पूरा डाटा रहता है कि किन बच्चों को क्या होता है। जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं, जैसे हम लोग के साथ में एक छात्र थे जिनका डीएवी में पहले हो गया एडमिशन, डीएवी में जो होता है कबीर चौरा के पास है, उनका बाद में 1 महीने बाद बीएचयू में हो गया। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई लड़का एडमिशन लिया, बीएचयू मेन कैंपस में हो गया, ठीक है ना, मेन कैंपस में हो गया। जैसे कोई होता है कि आप एडमिशन ले लिए, आपका कहीं और एडमिशन हो गया। जैसे कोई छात्र होता है जो आईआईटी के भी एग्ज़ाम दिया रहता है, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम भी दिया रहता है, तो उनका एडमिशन वहाँ हो गया तो वहाँ चले जाते हैं, एनआईटी में चले गए, यूपीटीयू वाले कॉलेज में चले गए, अलग अलग कॉलेज में कहीं ना कहीं जिस तरह से भी अपने गाँव देहात में ले लिए एडमिशन। तो वैसे छात्र बाद में एप्लीकेशन डाल देते हैं कि सर मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाए, मेरा सीट रिजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, तो उनका कैंसिल हो जाता है। और सीटें जो वैकेंट होती हैं वो आप जो उनके नीचे छात्र रहते हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाता है, ऊपर ले ला दिया जाता है। तो एक छात्र जो होता है उनका डीएवी से बीएचयू आ गया था। तो इस तरह से आप जब तब होगा जब आप कॉलेज जो सीट को लॉक नहीं करेंगे, सीट को लॉक नहीं करेंगे तभी होता है। और दूसरी बात, प्रेफरेंस लॉक क्या होता है, एक बात और मैं बताता हूँ प्रेफरेंस लॉक क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको सब्जेक्ट कोई कॉम्बिनेशन मिल गया, मान लीजिए आपको 5वां नंबर पे मिल गया, 5वां नंबर मान लीजिए आपने एआईएससी भरा था, एआईएससी भरा था आपको मिल गया, एआईएचसी भरा था आपको मिल गया, एएससी एंड आर्कियोलॉजी मिल गया, ठीक है। आप इससे खुश हैं तो इसको लिए आप एक मेल आईडी मिलेगा आपको, मेल आईडी पे मेल कर देंगे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से सॉरी, तो उसके बाद आपको वो सीट लॉक कर दिया जाता है। तो आपको एडमिट कार्ड एक बार कोड से दिखा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एडमिशन लॉक हो गया। अगर मान लीजिए अगर आपको 5वां प्रेफरेंस मिला है एआईएससी का, पर आपने चौथा पे जियोग्राफी वाला कॉम्बिनेशन भरा, जियोग्राफी कॉम्बिनेशन जो है जियोग्राफी के साथ इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स ऐसा वाला कॉम्बिनेशन भरा था, आप अपने एआईएससी वाले सब्जेक्ट से कम खुश नहीं हैं, आपको चाहता है कि आपको जियोग्राफी मिल जाए, तो आपको सीट लॉक नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दें, आपको सीट लॉक करने का एप्लीकेशन नहीं देना होगा, मेल नहीं करना होगा। आपका जो ही सीट इस जो भी जियोग्राफी का कोई लड़का रहेगा जो भी नहीं
नहीं लेगा उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, आपको अपग्रेड करके ऊपर कर दिया जाएगा। आप एक बात याद रखें कि जिस सीट पे आप पेमेंट करते हैं, अगर आप मान लीजिए इस 5वें कॉम्बिनेशन पे पेमेंट किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लॉक नहीं करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाता है एडमिशन, कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता है। ना ही उससे 5वां से 6वां जाने वाला है। 5वां से जब भी होगा, चौथा होगा या 4 नंबर का होगा या 5वां ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आने वाला है। तो इसके लिए नर्वस ना हो, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। जो बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे हैं कि सर मान लीजिए हमको मिल गया जो भी सीट, अगर हम उसको लॉक नहीं करेंगे तो क्या मेरा सर सीट खत्म हो जाएगा? नहीं, आप अगर उस सीट के लिए पेमेंट कर देते हैं, जो सीट के लिए अगर पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट का लिंक आ गया है, आपने पेमेंट कर दिया तो वो सीट आपका है, उसकी दवा कोई नहीं कर सकता है। अब आप ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। ये नहीं कि फिर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो और सीट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होला। एडमिशन खत्म नहीं होगा आपका, ध्यान दें, एडमिशन नहीं खत्म होने वाला है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तब आपका कैंसिल हो जाता है एडमिशन। आप जैसे मान लीजिए आपको पेमेंट लिंक आया, आपने बाय द वे किसी वजह से पेमेंट नहीं किया या पेमेंट आप लिंक नहीं देखे, भूल गए, नहीं पता चला, नहीं कराएं, तो अब तब आपका वो खत्म हो जाता है। पर आपको पेमेंट आया, आपने जिस भी सीट के लिए, मान लीजिए किसी छात्रा को एमएमबी में मिला, ठीक है, मान लीजिए किसी छात्र को एमएमबी में मिला, एमएमबी में उन्होंने अपना जो भी सीट, जो भी सब्जेक्ट मिला कॉम्बिनेशन, उनको उन्होंने पेमेंट कर दिया। पर हुआ क्या कि उनका कॉम्बिनेशन अब क्या होगा, अपग्रेड होकर बीएचयू आ गया, मेन कैंपस आ गया, एफएमसी आ गया। तो एमएमबी से उन्होंने बीएचयू आ गई, ठीक है ना, एफएमसी में आ गई, ठीक है ना, बीएचयू नहीं मतलब एफएमसी में आ गई, मेन कैंपस में आ गई, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आ गया। तो अब ध्यान दें कि उनका तो एमएमबी जो मिला था तो है ही, अब वो धीरे अब एमएमबी से वो बीएचयू में मेन फैकल्टी में बस आ सकती हैं, एफएमसी में आ सकती हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि अगर वो लॉक नहीं करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये रहेगा, ये तो ये हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाला, ठीक है ना। और उसमें मान लीजिए अगर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 5वां कॉम्बिनेशन आपको मिला है तो 5वां तो रहेगा ही रहेगा, वो मिनिमम है। वो आपने उस सीट को पेमेंट कर दिया तो आपका सीट हो गया, वो आपका सीट रिजर्व हो गया, वो पेमेंट कर दिया, अब रिजर्व हो ही गया, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, हर सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप जॉब ओरिएंटेड छात्र हैं तो आप अपना तुरंत एक काम कर सकते हैं कि अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर आप जॉब आगे इनकेस जॉब चाहते हैं तो अपना जो है अपना ऐसे सब्जेक्ट चुनें जो इसमें जॉब है, जैसे फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको इस नंबर लेने हैं, नंबर स्कोरिंग करने हैं तो फिलोसफी जैसे ऐसे सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट लें। और अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट में भी आप आगे अपना अवसर देख सकते हैं, बहुत सारे अवसर हैं आपके, बहुत सारे छात्र यहाँ से अच्छा करके मतलब बहुत अच्छा किए हैं अपने विषय में साथ में। और अगर आपको जियोग्राफी पसंद है तो जियोग्राफी लें। और ईएमएस वाले छात्र थोड़ा सा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के ना लें, मैं यही प्रेफर करूँगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि लैंग्वेज क्या लेना चाहिए। तो लैंग्वेज में देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको फ्रेंच भरना चाहिए और फिर उसके बाद नेपाली भर देना चाहिए, उसी के साथ ग्रेजुअली हिंदी इंग्लिश करते हुए आपको निकल जाना चाहिए। तो अगर आप फ्रेंच लेते हैं और नेपाली लेते हैं तो आपको विश्वास रखिए कि आपको नया सब्जेक्ट लगता है, नया है आपके लिए। बट एक मैं बता देता हूँ कि जितना अच्छा नंबर आता है फ्रेंच में और नेपाली में, उतना अच्छा कोई भी लैंग्वेज में डिपार्टमेंट नहीं देता है। इसमें आपका 90+ 98 नंबर, मेरा व्यक्तिगत रूप से खुद मेरा फ्रेंच लैंग्वेज रहा है तो मैंने 3 सालों में हमेशा एस ग्रेड ही लाया है। और मेरा 95, 96, 97 नंबर यहाँ, ऐसा नहीं मेरा ही, मतलब मेरे साथ बहुत सारे छात्र मित्र हैं जो थोड़ा सा भी मेहनत करें, 1-2 दिन का मेहनत कर देंगे तो आपको एस ग्रेड देखने को मिल जाता है आपके मार्क्स में। और थोड़ा सा ये एक बेसिक इंट्रो था, एक आपको पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, 30 मिनट से ऊपर लगभग हो गए हैं। पर एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको, मैं आशा करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। एक सब्जेक्ट को बारीकी से समझाया गया है, बताया गया है। मैं पूरी तरह से कोशिश किया हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिले। और एक बात और, आप सारे सब्जेक्ट को पहले तो भर दें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि ये लेना है वो नहीं लेना है। आप जो लेने हैं उसको एक बना लीजिए। जैसे एक बना लीजिए कि जो लेना है, पहले तो क्या लेना है, क्या लेने वाला एक सोच लीजिए, क्या लेना है, ठीक है ना, क्या लेना है हो गया एक, ठीक है। एक सोच लीजिए कि जो, ठीक है, मतलब ये मेरा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट वाला हो गया कि इंटरेस्टेड हो गया। एक दूसरा नॉट इंटरेस्टेड है तो उसको नीचे रख दीजिए, जितना इंटरेस्ट वाला कॉम्बिनेशन सबको ऊपर रख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है पर इसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पूरे एक सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश किया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।